चलिए साहब, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी वर्जिनिटी की, यौन इच्छा की। हम पढ़ रहे हैं मानव जनन तंत्र, जिसे हमें इस लेक्चर में खत्म करना है। और अब हम पढ़ेंगे स्तन ग्रंथियां। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का लक्षण है या अभिलक्षण है। ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। इसको हम चित्रात्मक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है स्तनपाली। ये सब मैं लिख देता हूँ बड़े अक्षरों में, स्तनपाली। अब अगर पूछा जाए आपको स्तनपाली क्या होता है, तो आप इसे कैसे बताएंगे सर? स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तनपालियों में विभक्त होता है। जो स्तनपाली है वो ग्रंथिल ऊतक है। अब ये जो स्तनपाली है जो 15 से 20 है, ये सारी की सारी नलिकाएं मिलकर किसकी? स्तनपालियों की नलिकाएं मिलकर क्या बनाती है? स्तन वाहिनी। स्तन वाहिनी। स्तन वाहिनी को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? मेमोरी डक्ट्स। और ये स्तन वाहिनी मिलकर निर्माण करती हैं दुग्ध वाहिनी का। फिर आप आगे के डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ स्तन कूपिका, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसे बोलता जाता है स्तन कूपिका। ये डायग्राम इतना क्लियर नहीं है थोड़ा। स्तन कूपिका क्या है? तो ये कूपिका के गुच्छ हैं। कूपिका के गुच्छ हम क्या बोलते हैं साहब? स्तन कूपिका बोलते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है, ये वाले जो ये जो कूपिकाओं के गुच्छ हैं, ये क्या कहलाते हैं? स्तन कूपिका। स्तन कूपिका ओपन होती है, वैसे तो ये डायग्राम में भी लिखा हुआ है, स्तन नलिका में। नलिका, स्तन नलिका को दूसरे शब्दों में हम क्या बोलेंगे? एम्पुला। ठीक है साहब, ये मैं लिख दूं यहाँ पे, ये ओपन होती है किसके अंदर? स्तन नलिका या एम्पुला के अंदर। स्तन नलिका से आता है ये दुग्ध वाहिनी के अंदर। जो मिल्क है वो किसके अंदर आ जाता है साहब? फिर दुग्ध वाहिनी। और दुग्ध वाहिनी से आता है ये चूचक पर, चचुक, या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ स्तनाग्र। और इंग्लिश में इन्हें हम निप्पल बोलते हैं। निप्पल के सराउंडेड या निप्पल को जो सराउंडेड करता है डार्क सर्किल, इसको बोला जाता है एरियोला। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं और लिख देता हूँ। ये लो, क्या बोला जाता है साहब इसे? एरियोला। नर युग्मक जो है वो कहाँ पे बनता है? प्राथमिक लैंगिक अंग में। और प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है? वृषण। वृषण को दूसरे शब्दों में बोलते हैं टेस्टिस। बहुत बढ़िया। चलिए, तो सबसे पहले वृषण की बात करते हैं। यहाँ पे कौन थी? अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं। क्या इनके बारे में हम बात कर चुके हैं? बिल्कुल सर। अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं स्लैश दूसरे शब्दों में इन्हें बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं साहब शुक्राणु। क्या बनाती हैं? शुक्राणु। शुक्राणु कौन है? स्पर्म। और इस प्रोसीजर का नाम या फिर ये जो प्रक्रिया है, इसे हम क्या बोलते हैं? शुक्र जनन। क्या बोलते हैं साहब इसे हम? शुक्र जनन। दूसरे शब्दों में इसे हम क्या बोल सकते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर मैं दूसरे शब्दों में लिखना चाहूँ तो इसे मैं क्या बोलूंगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु का बनना शुरू हो जाता है नरजन्म कोशिकाओं में। और ये कब शुरू होएगा? जब किशोरावस्था में। आगे बात करें, ऐसे ही आपने पढ़ी है साहब शुक्रजनक नलिकाएं। दूसरे शब्दों में इन्हें बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की भीतरी भित्ति में उपस्थित होते हैं सर। भीतरी भित्ति में उपस्थित। इसके अंदर क्या होता है सर? जो शुक्राणु जन है, समसूत्री विभाजन द्वारा अपने नंबर जो है वो क्या करता है? बढ़ाता है। तो शुक्राणु जन कैसा होता है साहब? द्विगुणित होता है। द्विगुणित को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 46 गुणसूत्र
यानी कि क्रोमोसोम होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं सब? 46। तो अब हम देखते हैं कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। ये जो हमने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी लिखी है, देखिए सब पहले ये नोट, कुछ शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन होते रहते हैं, जिनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है साहब? प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। अब प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं के अंदर क्या होगा साहब? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अर्धसूत्री विभाजन। ये मैं लिख देता हूं, अर्धसूत्री विभाजन को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? मियोसिस। इसे बोल दो मियोसिस फर्स्ट, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। और यहां पे बनते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, दूसरे शब्दों में से मैं क्या बोल सकता हूं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या ये कुछ ऐसे होंगे सब? आप जानते ही हैं अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, पहले 2n था। देखिए ये जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। शुक्राणुजन कैसे होते हैं साहब? द्विगुणित होते हैं। तो ये यहाँ पे कैसे थे? डिप्लॉइड, द्विगुणित। और अब कैसे हो जाएंगे? अगुणित। इनके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे? 23। अब मियोसिस 1, अब कौन होएगा? मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अपने सेल वाले चैप्टर में, कोशिका वाले चैप्टर में आप जानते ही हैं मियोसिस 2 स्टेप में होता है। और कितनी सेल बनती हैं? 4 सेल बनती हैं। तो इससे भी 2 बनेंगी, और इससे भी कितनी बनेंगी? 2। वही n=23। ठीक है, क्या मैं ऐसे भी लिख दूं 23? इन्हें बोला जाता है शुक्राणु प्रसू, या दूसरे शब्दों में इन्हें बोला जाता है स्पर्मेटिड्स। बीच में लिख रहा हूं मैं दोनों के, यानी कि इन चारों को बोला जाता है साहब। और अब इन स्पर्मेटिड से बनते हैं स्पर्म, यानी कि शुक्राणु पुरुषों से क्या बनने वाला है साहब? शुक्राणु। इस वाले प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? क्या मैं इसे शुक्राणु जनन बोल सकता हूं, या दूसरे शब्दों में स्पर्मेटोजेनेसिस इंग्लिश में लिख देता हूं, और तो आपकी समझ में आ रहा होगा ये पूरा प्रोसीजर। और कौन बन गया साहब? स्पर्म। यहाँ पे भी क्या बन गया? स्पर्म। और क्या स्पर्म ही नर युग्मक है? बिल्कुल। और बनने के बाद ये क्या होते हैं साहब? सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित। शीत सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित। ठीक है साहब, ऐसे करके किसका निर्माण होता है साहब? शुक्राणु का। और शुक्राणु कौन है साहब? एक नर युग्मक। आपके समझ में आ गए? आगे चलते हैं। और अब एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं वीर्यसेचन। हालांकि पिछले लेक्चर में स्टार्टिंग में मैं ये आपको बता चुका हूं, पर फिर भी एक बार और लिख देते हैं वीर्यसेचन। क्या होता है साहब वीर्यसेचन? शुक्राणु का शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होना। मोचित को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? रिलीज। इस प्रक्रिया को वीर्यसेचन कहते हैं। वीर्यसेचन का एक दूसरा नाम कौन है? स्पर्मिएशन। अब ये स्पर्मिएशन या शुक्राणु का बनना मैं बता चुका हूं साहब कब हो रहा है। ये किशोरावस्था में। अब किशोरावस्था में क्यों हो रहा है ये भी देख लेते हैं सर। देखिए ये किशोरावस्था,
किशोरावस्था आपने 11th में जब पढ़ा होगा, हार्मोन्स पढ़े होंगे, तब आपने पढ़ा होगा सब। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका सिक्रेशन जो है वो किशोरावस्था में हाई होता है सर। और ये जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है सर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से ये निकलवाता है दो हार्मोन, एक का नाम क्या है साहब, एलएच, दूसरे का नाम एफएसएच। एलएच बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच बोले तो आप फुल फॉर्म लिखना कमेंट में, फुल फॉर्म ऑफ एफएसएच। एलएच का क्या काम है, एलएच काम करता है साहब लीडिंग कोशिकाओं पर। क्या काम करेगा साहब, एंड्रोजन का सिंथेसिस। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं एंड्रोजन। तो एंड्रोजन संश्लेषित करता है, और जब एंड्रोजन संश्लेषित होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये काम क्यों किशोरावस्था में ही स्टार्ट होना। चलिए सब आगे चलते हैं, और अब हम बात करेंगे स्पर्म की। ये देखिए, ये एक एनसीईआरटी का स्पर्म का डायग्राम है, शुक्राणु की संरचना चित्र दिया हुआ है सब। स्पर्म को या शुक्राणु को 3 पार्ट में विभक्त किया गया है। पहला कौन है साहब, सीड्स, सेकंड इज ग्रीवा, या मैं बोलूं सेकंड इज मध्यखंड, एंड थर्ड इज टेल। ठीक है, एंड दीज 4 पॉइंट्स, और ये चारों के चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीड्स भाग की। सीड्स भाग में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जीव द्रव्य कला, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कला। क्या काम कर रही है यहाँ पे ये, तो पूरे स्पर्म को ये कवर करती है। लिख दूं मैं, आवर्त या कवर करती है। ठीक है सर। फिर आता है अग्रपिंडक। अग्रपिंडक का दूसरा नाम है साहब एक्रोसोम। यह एक टोपी नुमा संरचना है। इसके अंदर एंजाइम भरे हुए होते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं साहब, ये अंडाणु के या अंडाणु को निषेचित करने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ, जो कि कैसा होगा, क्योंकि पूरा शुक्राणु ही अगुणित है तो केंद्रक भी कैसा हो गया साहब, अगुणित। 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ग्रीवा, ग्रीवा को दूसरे शब्दों में नेक बोला जाता है। एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस, एक्रोसोम और केंद्र युक्त गुणसूत्री पदार्थ किसके अंदर आते हैं, सीड्स के अंदर। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, मध्यखंड। मध्यखंड को दूसरे शब्दों में बोला जाता है मिडिल पीस। मिडिल पीस क्या है साहब, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या है साहब यहाँ पे, ज्यादा है। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ये पूंछ को गति प्रदान करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूत्रकड़ का माइटोकॉन्ड्रिया तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत, और ये आपकी पूंछ है यानी कि टेल। ठीक है, ये आपका शुक्राणु का डिस्क्रिप्शन है या वर्णन है चित्रात्मक। अब एक यहाँ पे नोट आता है एनसीईआरटी का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है। 5 स्टार पॉइंट, मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। सामान्य उर्वरता, दूसरे शब्दों में बोले तो अबंधता, से लगभग 60% शुक्राणु, से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। इनमें से कम 40%
आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। कवि कह रहा है साहब 20 से 30 शुक्राणु एक मैथुन के द्वारा पुरुष स्खलित करता है। अगर निषेचन करना है तो उनमें से 60% जो है वो सामान्य आकार व आकृति के होने चाहिए और 40% तीव्र गतिशील होने चाहिए। तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, बहुत ही ज्यादा। ये सारी बातें आपके युग्मक जनन जिसमें नर युग्मक की बात हो चुकी है। और अब हम बात करेंगे मादा युग्मक की, यानी कि अंड जनन की। अंड जनन को दूसरे शब्दों में oogenesis कहते हैं साहब। क्या है अंड जनन या oogenesis? ऐसे बोल सकता हूं मादा युग्मक का निर्माण। क्या कहलाता है? अंड जनन। अंड जनन भ्रूणीय परिवर्धन से स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट हो जाता है? भ्रूणीय परिवर्धन। मिलियंस मात्र युग्मक कोशिका, मात्र युग्मक कोशिका, इसी को दूसरे शब्दों में उगोनिया या अंड जननी कहते हैं, जो अंडा पैदा करती है सब। जन्म के बाद उगोनिया निर्माण का नंबर बढ़ना या संख्या बढ़ना क्या हो जाता है साहब? बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहां पर रुक जाती है? मियोसिस 1 में, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की कौन सी स्टेज में? प्रोफेज में रुक जाती है। और ये एक स्थायी अवरुद्ध है। मियोसिस 1 होने के बाद बनती है प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes जो हैं इनके ऊपर कणिका में कोशिकाओं से ये अवतरित हो जाती हैं। और ये कणिका में कोशिकाएं कौन है? ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं, यहाँ ग्रेन्युलोसा सेल्स। और जब ये कणिका में कोशिकाओं से अवतरित हो जाती है तब ये बनती हैं प्राथमिक पुटक। क्या बनती है साहब? प्राथमिक पुटक। और प्राथमिक पुटक को दूसरे शब्दों में बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल। और जब प्राइमरी फॉलिकल और अधिक कोशिका में कोशिकाओं से अवतरित हो जाती है, यहां पर मैं लिख दूं, तो ये बनाती है द्वितीयक पुटक। यही दूसरे शब्दों में हम क्या बोलेंगे साहब? सेकेंडरी फॉलिकल। ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आई होप आपको कोई दिक्कत ना हो। द्वितीयक पुटक जल्द ही तृतीयक पुटक में बदल जाती। तृतीयक पुटक, तृतीयक पुटक का जो विशिष्ट लक्षण है, अगर मैं बोलूं तृतीयक पुटक का विशिष्ट लक्षण एंट्रम गुहा, मैं बोलूं एंट्रम, और ये जो एंट्रम है तरल से भरी गुहा है। तरल से भरी गुहा। अब अगर एंट्रम है तो वो तृतीय पुटक है। और एंट्रम क्या, एंट्रम में क्या भरा होता है? तरल भरा हुआ। और तृतीय पुटक किस में बदल जाता है सर? ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफी पुटक में। जल्द ही
ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ ऐसे ही बोला जाता है ग्राफी पुटक। लेकिन इससे पहले क्या होता है वो भी देख लेते हैं इस वाले पर से। यहाँ पे आपको तृतीयक पुटक कुछ ऐसे दिखाई देगी सर, ये उसकी कवरिंग हो जाएंगी। और यहाँ पे ही जो इसका विशिष्ट लक्षण है एंट्रम कैविटी, ये यहाँ पे उपस्थित है। बाहर की तरफ कौन हो गया सर, थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, और अंदर की लेयर का नाम होता है थीका इंटरन। ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफी पुटक, लास्ट में ये तृतीयक पुटक बदल जाती है, पर आपका ध्यान इधर और खींचना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसके बीच में क्या हुआ। प्राथमिक अंडक में वृद्धि होती है सर, और वृद्धि होने से जो मियोसिस फर्स्ट है जो रुका हुआ था, अगर आपको याद हो तो इसी में मैंने बताया अभी, वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए साहब यहाँ पे मियोसिस वन जो है वो प्रोफेज में रुक जाता है, ये मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो जब मियोसिस वन, ये देखिए स्टॉप हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे जाके मियोसिस वन कंप्लीट होता है। और जैसे ही मियोसिस वन कंप्लीट होता है, इसके बाद यहाँ एक असमान विभाजन होएगा, असमान विभाजन। और ये असमान विभाजन से यहाँ से दो कोशिका बनेंगी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी कोशिका भी अगुणित, छोटी कोशिका भी अगुणित। इस बड़ी कोशिका का नाम होता है साहब द्वितीयक अंडक, और छोटी कोशिका का नाम होता है प्रथम ध्रुवीय पिंड, प्रथम ध्रुवीय पिंड। द्वितीयक अंडक पारदर्शी झिल्ली का निर्माण करता है, अपने चारों तरफ एक पारदर्शी जिसे हम क्या बोलते हैं सर, जोना पेरियोसिडा। अब जो ग्राफी पुटक है ये सब काम हो चुका है साहब इधर में। अब हम आगे बात कर, ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक और अंडाणु को अंडाशय से मोचित करती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं साहब, बहुत बढ़िया, अंडोत्सर्ग और ओव्यूलेशन। जैसे हमने देखा नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। ये आपको मैं स्टार्टिंग से बता दूं, ये अंडजनन है साहब, यहाँ से आप इसे नंबर बाय नंबर करके देख सकते हैं कैसे पूरा एक मादा युग्मक बना है। जन्म जैसे जन्म हो जाता है उगोनिया का निर्माण बंद हो जाता है, और यहाँ ये प्रोफेज वन स्टेज में क्या हो जाते हैं साहब, मियोसिस वन की प्रोफेज स्टेज में रुक जाते हैं। आपने सेल पढ़ा होगा 11th में, वहां जानते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो प्रोफेज में रुक जाता है। और वहां कौन बन जाती है, प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक कड़िका में कोशिकाओं यानी कि ग्रेनुलोसा सेल से अवतरित होता है, प्राथमिक पुटक बनता है, प्राथमिक पुटक से द्वितीयक पुटक बनता है, द्वितीयक पुटक से जल्दी तृतीय पुटक बन जाता है। तृतीय पुटक का विशिष्ट लक्षण है एंट्रम कैविटी का होना, जो कि तरल से भरी हुई है, और तृतीय पुटक से ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफी पुटक बनता है। लेकिन इसके बीच में क्या होता है, जो मियोसिस वन रुका हुआ था वो कंप्लीट होता है, और मियोसिस वन रुका हुआ कंप्लीट होता है तो यहाँ पे कौन आता है, द्वितीयक अंडक आता है, और ग्राफियन फॉलिकल फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करती है, और इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब आप बोलेंगे इस ध्रुवीय पिंड का क्या हुआ सर, तो इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि एनसीईआरटी ने क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो ये आपका मादा युग्मक का निर्माण, और यहां से आगे आपके नेक्स्ट हेडिंग आती है आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। आर्तव चक्र को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं सर, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी को बोला जाता है मासिक धर्म, इसी को बोला जाता है माहवारी, ठीक है साहब। इसके बारे में पहले बेसिक बात कर लेते हैं।
सबसे पहली अवस्था जो है वो, उसे मैं बोल सकता हूँ प्रथम ऋतुस्राव और रजोधर्म। जब फर्स्ट टाइम या पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसे बोला जाता है रजोदर्शन या मेनार। कितने दिन का रहता है सर? स्त्रियों में आर्तव चक्र 28 या 29 दिन का एक आइडियल है सर, आदर्श। जबकि ये स्त्री टू स्त्री, फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, बदलता रहता है। हम आइडियल मान के चलते हैं 28 से 29। और इसके मध्य में क्या होता है साहब? अंडोत्सर्ग होता है, जो अभी हमने देखा था। आर्तव चक्र की या मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत आर्तव प्रावस्था से रक्त स्राव होने लगता है, यहाँ स्टार्ट होती है सर। आप समझ सकते हैं प्राइमेट्स यानी कि बंदर, कपी व मनुष्य में जनन चक्र को आर्तव चक्र या सामान्य भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। ग्रामेटिकली सचित्र समझते हैं आर्तव चक्र को। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको दिखाई दे रहा, आप देख सकते हैं। जो आर्तव चक्र है उसको 4 स्टेज में या 4 घटनाओं में बांटा गया है। पहली जो घटना है उसे ऋतुस्राव या रजोधर्म बोला जाता है। दूसरी घटना को हम पुटकीय प्रावस्था या प्रचुरोद्भवन प्रावस्था बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आएगी आपकी अंडोत्सर्ग प्रावस्था, और फिर फोर्थ आती है स्रावी प्रावस्था। यहाँ अंडोत्सर्ग है, तो क्या ये अवस्था अंडोत्सर्ग से जस्ट पहले की है? तो क्या इसे दूसरे शब्दों में मैं बोल सकता हूँ अग्र अंडोत्सर्ग अवस्था? और ये अंडोत्सर्ग के बाद की है, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था या प्रावस्था? पुटकीय प्रावस्था अगर मैं बताऊं तो ये 6 to 14 या 13 डे तक रहती है। ऋतुस्राव प्रावस्था 1 से 5 दिन तक। अंडोत्सर्ग 14th डे, आई होप आपको ये यहाँ लिख देता हूँ 14th डे। और 15 to 28 फर्स्ट अंडोत्सर्ग। तो ये 4 प्रावस्था हो गई, आपको दिखाई दी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऋतुस्राव प्रावस्था की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर रक्तदास होता है सर, और कितना 40 to 80 ml, 40 से 80 ml पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 40 से 80 ml रक्त का स्राव होता है। इस रक्त के स्राव में साहब रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। क्यों? आप मुझे बताएंगे सर कमेंट बॉक्स में। और इसी के अंदर रिलीज होता है या मोचित होता है अनिषेचित अंड। अगर आप हार्मोन वाइज बात करें तो हार्मोन आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एस्ट्रोजन हाई है सर, जबकि प्रोजेस्टेरोन लो है। एफएसएच और एलएच में बात करेंगे आप, तो एलएच बढ़ता हुआ जाता है, 14th डे पे हाई रहता है और उसके बाद फिर लो होता है। जबकि एफएसएच की बात करोगे तो स्रावी अवस्था जो है प्रथम उसमें हाई है, फिर लो होता है, फिर अंडोत्सर्ग अवस्था में हाई जाता है और उसके बाद फिर लो, और फिर से स्रावी अवस्था आने वाली होती है, फिर से हाई होता है। ठीक है सर? तो ये आपकी रक्त स्रावी प्रावस्था के अंदर होता है रक्त। और एंडोमेट्रियम जो है वो हमने पुराने लेक्चर में बात की थी एंडोमेट्रियम की। तो ये जो एंडोमेट्रियम है टूट कर बिखरने लगती है। अब हम बात करते हैं अग्र अंडोत्सर्ग और पुटकीय प्रावस्था की, इसे फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है सब? हाइपोथैलेमस, मैं छोटा छोटा लिखूंगा,
पिट्यूटरी ग्रंथि और अंडाशय के हार्मोनल बदलाव के कारण अंडाशय में कुछ अंडों के कूप, कूप बोले तो फॉलिकल्स, हम डिस्कस कर चुके हैं सर, परिपक्व होने लगते हैं। और आप जानते हैं इनमें से केवल एक फॉलिकल विकसित होती है जो अंड बनकर मुक्त होता है। और इस दौरान अब देखो हार्मोनल बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे। ये अवस्था 5 to 13 डेज है। देखो एस्ट्रोजन बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन भी। जबकि एफएसएच और एलएच की बात करें, एलएच तो बहुत बढ़ रहा है और एफएसएच भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे हार्मोनल चेंज हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे अंड क्या होने वाला है साहब, उत्सर्जित होने। और तीसरी स्टेज है अंडोत्सर्ग, जो कि कब होती है, 14th डे पे होती है, 14वें दिन, अगर हम 28 दिन का मान के चलते हैं तो। और जो फॉलिकल अभी तैयार हुई थी, इसे मैं ऐसे बोल दूं, एक परिपक्व कूप यानी कि फॉलिकल जो अभी बनी थी, फट जाता है, उसमें से एक अंड निकलता है। और ये जो अंड है, आप, मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, ये अंड फिब्री पे जाता है और फिब्री से कहाँ पे जाता है साहब, फैलोपियन ट्यूब में, और शुक्राणु के आने का इंतजार करता है। अब बोलेंगे सर आपने तो यही बता दिया, ये मैंने आगे की स्टेज बताई है, होता क्या है, यहाँ से डेवलप होती है, जिसमें से क्या निकलना होता है ये। और अब बात करते हैं पश्च अंडोत्सर्ग की, या ल्यूटियल चरण का, इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूटियल। अब इसमें दो केस बनते हैं सब। पहले हम बात कर लेते हैं, जो कूप था, जो फॉलिकल थी, फॉलिकल किसका रूप ले लेता है, कार्पस ल्यूटियम का रूप ले लेता है। और इस कार्पस ल्यूटियम का कार्य क्या हो जाता है फिर, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करना। कब, जब ये निषेचित हो जाए। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आप जानते हैं क्या काम करता है, गर्भावस्था को बनाए रखता है। तो पहला केस तो ये हो गया। अब दूसरा केस, अगर निषेचन ना हो, गर्भावस्था ना हो, तो दूसरे केस की मैं बात करता हूँ। यदि अंड निषेचित ना हो तो कार्पस ल्यूटियम टूट जाता है, जिससे क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरेगा कि नहीं गिरेगा बॉडी के अंदर, बिल्कुल गिरेगा। प्रोजेस्टेरॉन स्तर गिर जाता है और गर्भाशय की परत फिर से टूट जाती है। क्योंकि गर्भाशय का मोटा होना किसके लिए था, ताकि जो भ्रूण आए उसका अंत स्थापित हो सके, जिससे मासिक धर्म का नया चक्र स्टार्ट हो, शुरू हो। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा साहब। यहाँ पे 4 अवस्थाएं हैं, एक रक्तस्राव अवस्था, दूसरी अंडे से पहले, तीसरी अंडोत्सर्ग और चौथी अंडोत्सर्ग के बाद। यहाँ पे आप देख रहे हो ये दिखाई गई है गर्भाशयी घटनाओं के लिए जो मसल्स हैं या जो लेयर है एंडोमेट्रियम, उसको यहाँ पे दिखाया गया है, उसका टूटना और फिर उसका दोबारा से बन जाना और फिर अंड निषेचन नहीं हुआ फिर से टूटना। चलिए सब यहाँ से आगे देखते हैं और पहले कुछ नोट लिख लेते हैं। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो। रजोधर्म की अनुपस्थिति, गर्भधारण का संकेत है।
अब ऐसा भी नहीं है कि साहब हमेशा ऐसा ही हो, यद्यपि इसके अन्य कारण हैं, और वो कारण कौन कौन से हैं? मान लो बहुत ज़्यादा तनाव है, या फिर बहुत ज़्यादा कोई दुर्बल है, निर्बल स्वास्थ्य है उसका, बहुत ही ज़्यादा वीक है, असेट। ठीक है, तो तनाव और निर्बल स्वास्थ्य से भी रजोधर्म नहीं आता है। और हम आगे पढ़ते हैं निषेचन एवं अंतरोपण। स्त्री एवं पुरुष के संभोग, दूसरे शब्दों में मैथुन बोल सकते हैं सब, के दौरान शिश्न द्वारा शुक्र, दूसरे शब्दों में शुक्र को क्या बोलते हैं साहब, वीर्य, स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, यानी वीर्य सेचन होता है। ये मैंने सब इसलिए लिखा है ताकि आप ये वीर्य सेचन शब्द को समझ सके। और याद रखें साहब, निषेचन तभी हो सकता है जब अंडाणु और शुक्राणु स्थिमस जंक्शन पर पहुंच पाए। अंडाणु और शुक्राणु एक समय पर तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाएं, एम्पुलरी स्थिमस जंक्शन बोलते हैं उसे, तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाए। यही कारण है सारे संभोग सगर्भता की स्थिति तक नहीं पहुंचते, स्थिति तक नहीं पहुंचते। बात करते हैं, आप जानते हो हमने देखा था साहब द्वितीय कंडक, द्वितीय कंडक, द्वितीय कंडक में मियोसिस सेकंड होता है साहब, और ये मियोसिस सेकंड जो है वो असमान होता है, और इससे होने से यहाँ पे एक अंडाणु का निर्माण होता है और एक द्वितीयक ध्रुवीय पिंड, पहले हमने देखा था प्राथमिक पिंड था, इसे दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, सेकंड पोलर बॉडी। और इधर अंडाणु, या इसे ही बोला जाता है डिम्बाणु प्रसु, या मैं बोल दूं वोटेड। ठीक है, तो आपने देखा होगा पहला जो मियोसिस, वहां पे जब हमने मादा युग्मक देखा था तो मियोसिस 1 हुआ था, और अब यहाँ पे हुआ है मियोसिस सेकंड। आप बोलेंगे सर अचानक से ये सब कहाँ से आ गया निषेचन में, क्योंकि जब तक युग्मक नहीं आएगा मादा युग्मक तो निषेचन कैसे होएगा। ठीक है, तो मादा युग्मक के लिए ये कर रहे हैं, ये अंडाणु है साहब, एंड लेट सपोज यहाँ पे कौन है साहब, स्पर्म, स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु, और ये दोनों फ्यूज होते हैं साहब, और क्या बनाते हैं, युग्मनज, और युग्मनज को ही दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, जाइगोट, और ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, निषेचन। तो मादा युग्मक और नर युग्मक का मिलना क्या कहलाता है साहब, निषेचन कहलाता है। और ये कहाँ पे मिलेंगे, थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, तुम्बिका जंक्शन पर। तो मादा युग्मक और नर युग्मक का संलयन क्या कहलाता है साहब, निषेचन कहलाता है। निषेचन हो गया, युग्मनज बन गया, और ये बताने की जरूरत नहीं है ये युग्मनज जो है वो डिप्लॉइड है, द्विगुणित, जबकि स्पर्म जो था वो कैसा था, एगुणित। अब इसके बाद आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, कि ये जो जाइगोट बना है ये लड़का है या लड़की, तो उसे बोला जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन, हिंदी में बोले तो लिंग निर्धारण। चलिए सब देखते हैं लिंग निर्धारण। मान लीजिए ये मादा और ये नर, आपको पता होना चाहिए साहब मादा के पास जो लैंगिक गुणसूत्र हैं वो एक्स एक्स हैं, और नर के पास एक्स एंड वाई। तो मादा यहाँ से दो प्रकार के युग्मक
प्रोड्यूस करती है, एक एक्स एंड सेकेंड इज एक्स। और नर भी दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है, एक एक्स एंड सेकेंड इज वाई। अगर एक्स एंड वाई है तो नर बनता है, और एक्स 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 है तो मादा बनेगी। अब जो संभावनाएं हैं वो कुछ ऐसे हैं कि ये वाला एक्स इस वाले एक्स के साथ जुड़ जाए, और ये वाला एक्स इस वाली वाई के साथ भी जुड़ सकते। ऐसी संभावना इसके लिए भी दो बनती है, ये वाला एक्स इस वाई के साथ जुड़ सकता है, और यही वाला एक्स इस वाई के साथ जुड़ सकता है। अगर ये एक्स के साथ जुड़ा तो क्या आया एक्स एक्स, और ये वाई के साथ जुड़ा तो क्या आया एक्स वाई। अगर ये एक्स के साथ जुड़ा तो एक्स एक्स, और ये एक्स वाई के साथ जुड़ा तो एक्स वाई। अभी आपको मैंने बताया एक्स एक्स है तो मादा आएगी, यानी कि ये पुत्री है। एक्स वाई आया तो ये पुत्र, एक्स एक्स है तो ये पुत्री है, और एक्स वाई है तो ये पुत्र। ठीक है, तो जाइगोट में जो क्रोमोसोम होंगे एक्स एक्स। अब आप यहां से देख सकते हैं कि जो पुत्र या पुत्री का पैदा होना है वो किसके ऊपर डिपेंड है साहब, किसके ऊपर निर्भर है, नर के ऊपर। जबकि सोसाइटी में गलत मैसेज है कि लड़की के ऊपर डिपेंड है या औरत के ऊपर। ठीक है, ये पूर्णतः मानव नर के ऊपर निर्भर है। निर्धारण है वो कौन करता है, नर करता है, मादा नहीं करता। ठीक है साहब, तो सोसाइटी से गलत मैसेज को क्या करना है साहब, हटाना है। तो जो एनसीईआरटी की लाइन है वो ये भी है कि जो शिशु का लिंग निर्धारण है उसके पिता पर निर्भर करता है। ये मैं यहाँ पे लिख दूं, शिशु का लिंग निर्धारण हमने डायग्रामेटिकली देख भी लिया है, उसके पिता पर निर्भर करता है। चलिए साहब, निषेचन हमने कंप्लीट कर लिया। कुछ एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, हम उनको एज इट इज ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने एनसीईआरटी का डायग्राम ले रखा है। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन और फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आपको पता होगा एक जो शुक्राणु है वो एक अंडाणु को निषेचित करेगा, लेकिन डायग्राम में चित्र में आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे अंडाणु के पास आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ये कि सारे के सारे क्या करेंगे, सब फर्टिलाइज करेंगे। सिर्फ एक स्पर्म फर्टिलाइज्ड करेगा इसे या निषेचित करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण जोना पेल्यूसिडा के स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। अब हम बात करते हैं एक्रोसोम की। तो एक्रोसोम अग्रपिंडक में तुम जानते हो एंजाइम्स भरे हुए थे। कौन भरे हुए थे, एंजाइम्स। वो मदद करते हैं अंडाणु की जोना पेल्यूसिडा को तोड़ने में, और जोना पेल्यूसिडा को तोड़ने में और उसके साइटोप्लाज्म में प्रवेश में, और वहीं से ये परिवर्तन हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाएगी जो अदर स्पर्म इस लेयर को ब्रेक नहीं करता है। ठीक है साहब, तो ये मैंने आपको बता दिया है निषेचन। हमने निषेचन के सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए, और अब रह जाता है हमारा अंतररोपण। तो अंतररोपण को भी हम डायग्रामेटिकली अगर देखें तो हमारे ज्यादा समझ में आएगा। तो सचित्र वर्णन करते हैं हम अंतररोपण का एनसीईआरटी डायग्राम को लेके। रोपण ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसी से हम अंतररोपण को समझ सकते हैं। ये लीजिए सर, इस चित्र से हम समझ सकते हैं। हालांकि अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं थोड़ा, तो ये जो अंतररोपण है ये देखिए सर, अंतररोपण को दूसरे शब्दों में इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इसको 4 पार्टों में विभाजित किया गया है, इसके 4 चरण हैं। पहला चरण जो है उसे विभाजन बोला जाता है। दूसरा चरण ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण है, ब्लास्टोसिस्ट। तीसरा चरण जुड़ाव है, और चौथा चरण अंतररोपण। एक एक करके इसको हम डायग्रामेटिकली चित्र के रूप में समझ सकते हैं। सबसे पहले विभाजन। तो आप देख सकते हैं ये अंड है, अंडाणु है, जो कि स्पर्म या शुक्राणु के द्वारा फर्टिलाइज्ड कर दिया गया है, निषेचित कर दिया गया है। और अब ये 2 सेल की स्टेज है, 2 कोशिका, फिर उसके बाद 4 कोशिका, उसके बाद 8, और उसके बाद 16। ये ABCD से दिखाया गया है। तो 8 to 16 स्टेज जो रहती है 2 से 16 तक, उसे मोरूला बोला जाता है। 2 तक इंपॉर्टेंट है साहब, ये मैं लिख भी देता हूं। यह 1, 2, 4, 8 और 16 कोशिका अवस्था तक पहुंचता है। कोशिका अवस्था तक, जिसे कोरक या मॉड्यूल, जिसे कोरक या मोरूला कहते हैं। अब ये जो मोरूला है
इससे निर्माण होता है कोरकपुटी का। कोरकपुटी को दूसरे शब्दों में बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। चलिए सब मैं से डायग्रामेटिकली आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया अंडाशय, अंडाशय से रिलीज हुआ अंडाणु, अंडाणु को बहुत सारे, देखिए ये अंडाणु का लार्ज रूप यहाँ पे दिखा, बड़ा रूप यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब अंडाणु को ये जो तुम्बिका क्षेत्र है इस पे स्पर्म ने, शुक्राणु ने निषेचित कर दिया, ये यहाँ पे बड़ा रूप है, निषेचित कर दिया तो दो सेल हो जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट में विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी, तो ये यहाँ पे है। और ये अंडवाहिनी से गर्भाशय की तरफ जाते हुए चले जा रहे हैं, गर्भाशय की ओर चले हुए जा रहे हैं। अंडवाहिनी से कहाँ पे जा रहे हैं, गर्भाशय, क्योंकि गर्भाशय में ही जो बच्चा है या बेबी है का बनना होगा। अब दो से कितनी कोशिकाएं बन गई साहब, चार बन गई, और चार से कितनी बनेंगी, आठ, ये आप देख सकते हैं यहां तक आ गया। और आठ से बन गई है साहब अभी 16, ये बन गई 16, ठीक है साहब। और 16 से फिर बनती है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, ये आप देख सकते हैं। 16 वाली स्टेज को मोरूला बोलते हैं और फिर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा, तो ये ब्लास्टोसिस्ट बन गई साहब। और यहाँ पे हो जाता है ये अंतर रोपण, और अंतर रोपण ही तो हमें करना था, इसे बोला जाता है इम्प्लांटेशन, ठीक है साहब। इसको हम लिख लेते हैं, अभी जो मैंने आपको यह चित्र में समझाया है उसे थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। चलिए साहब इनको थोड़ा सा हम रिटर्न कर लेते हैं जो अभी हमने समझाया है। सबसे पहले विभाजन, मैं से बोलूं निषेचित युग्मनज अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर गति करता है, इस दौरान लगातार विभाजित होता रहता है, यही मैंने बताया था सब। और यह कितनी कोशिकाएं बनाता है, 2 4 8 टू 16 कोशिका अवस्था तक पहुंचता है, जिसे मॉरूला या कोरक कहते हैं। ये हमने डायग्रामेटिकली भी देख लिया, ये रहा साहब। और अब हम बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट की। अगर मैं मोरूला की बात करूं तो क्वेश्चन, जो डायग्राम है, चित्र है, वो कैसे दर्शाया गया है मोरूला, CDEF, चित्र में ये किससे दर्शाया गया है, CDE&F। अब हम बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण की। तो मोरूला और अधिक विभाजित होकर एक खोखली संरचना ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता। ठीक है साहब, ब्लास्टोसिस्ट में बदल गया। और तीसरी जो चरण है वो है जुड़ाव, हालांकि मैं चित्रात्मक इसे भी बता चुका हूं आपको, ठीक है। ये यहाँ पे जुड़ाव हो रहा है साहब, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में पहुंचने के बाद उसकी बाहरी परत ट्रोफोब्लास्ट, गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम से जुड़ जाती है, यही मैंने बताया साहब आपको। एंडोमेट्रियम से जुड़ जाती है। और फोर्थ है साहब अंतर्रोपण, मैं इसे नीचे की तरफ बता देता हूं। यहाँ पे गर्भाशय की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं, और ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरह ढक लेती हैं, जिससे ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में स्थापित
हो जाता है। यही अंतररोपण की प्रक्रिया है, जिससे गर्भावस्था की शुरुआत होती है। ठीक है साहब, तो यहाँ पे हमने निषेचन और अंतररोपण खत्म कर लिया है। चलिए साहब, निषेचन तथा अंतररोपण के बाद अब हम पढ़ते हैं सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन। सबसे पहले हम एनसीईआरटी की लाइन ले लेते हैं एज इट इज साहब। ठीक है, तो भ्रूण के अंतररोपण के पश्चात ये हमने देख लिया है कैसे अंतररोपण हुआ है। पोषपोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, जिन्हें जरायु अंकुरक या कॉरियोनिक विलाई कहते हैं। आरटी की लाइन है जो जरायु अंकुरक या कॉरियोनिक विलाई को आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, अगर सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्तन समझना है तो एनसीईआरटी का डायग्राम ही बेस्ट है, तो हम वही लेते हैं सर। ये यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले जरायु अंकुरक और कॉरियोनिक विलाई की बात कर लेते हैं। तो ये जो जरायु अंकुरक या मैं बोलूं इन्हें कॉरियोनिक विलाई, गर्भाशयी ऊतक तथा मात्र रक्त से क्या होता है साहब, आच्छादित होता है, यानी कि कवरिंग होता है। और कॉरियोनिक विलाई एंड गर्भाशय ऊतक आपस में अंतरांकित हो जाते हैं, यानी कि ज्यादा ही आच्छादित। अगर मैं बोलूं कॉरियोनिक विलाई प्लस गर्भाशयी ऊतक, क्या हो जाते हैं सब, अंतरांकित हो जाते हैं। अंतर अंगराग को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, इंटर डिजिटेटेड। अब इससे क्या हुआ सब, तथा संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण और मात्र शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई गठित करते हैं। और इस इकाई को क्या कहते हैं आप सब जानते हैं, बोलिए साहब क्या कहते हैं इसे, जैसे अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है या कहते हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है साहब अपरा या प्लेसेंटा का क्या काम है और कहाँ है अपरा या प्लेसेंटा। ये अपरा के जो आपको ये वाला पूरा सर्कल जो व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये अपरा है, यानी कि प्लेसेंटा है। और इसके ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अपरा रसांकुर है। उंगली जैसी सदृश संरचना आपको जो दिखाई दे रही है, इन्हें हमने क्या बोला है, अपरा रसांकुर। और ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या कहलाता है, अपरा। अपरा को दूसरे शब्दों में हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। ये हो गया सब भ्रूण। हालांकि भ्रूण अपरा के अंदर होता है, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ये भ्रूण है और ये इसको कवरिंग किए हुए है अपरा। अपरा भ्रूण के लिए ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व पहुंचाता है, और जो भ्रूण है वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थ
उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ किसको देता है साहब? प्लेसेंटा को। अब ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसे ही दे देता है और प्लेसेंटा भी भ्रूण को ऐसे ही दे देता है, तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं किसके द्वारा? बहुत बढ़िया, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं? अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है सर, ये आप देख सकते हो। नाभि रज्जु, नाभि रज्जु को ही हम क्या बोल सकते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अटैच है, ये आपका भ्रूण है सर, और ये कौन है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा काम करता है अंतःस्रावी ऊतकों की तरह, जिससे ये बहुत सारे हार्मोन उत्पन्न करता है सर, या उत्सर्ज करता है। जैसे आप जानते हैं ह्यूमन HCG, HPL, ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। HCG की फुल फॉर्म आप मुझे बताइए कमेंट में। दिखाई दे रहा है कि भ्रूण कैसे डेवलप हो रहा है, तो इसकी जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है वो किसके पास है? अपरा के पास है। ये देखिए, ये बना हुआ है सबके अपरा का प्लेसेंटा। किससे कनेक्टेड है? नाभि रज्जु से। आगे चलें। सगर्भता के समय जो हार्मोन आपको जनरली नहीं मिलते या जो जनरली सीक्रेट नहीं किए जाते, वो भी आपको वहां देखने को मिलेंगे। जैसे सगर्भता के समय अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट किया जाता, स्रावित किया जाता है सर। सगर्भता के दौरान एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन, एसेट्रा, ETC, बहुत सारे हार्मोन हैं जो क्या रहते हैं सब? उच्च होते हैं सगर्भता के समय। इससे क्या होगा? उच्च होने से ये उत्तरदायी हो जाते हैं भ्रूण की वृद्धि में, इनका योगदान है साहब। और माता की उपापचयी क्रियाएं, माता की उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तन तथा सगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, यानी कि इनका उच्च होना जरूरी है। क्यों? ताकि उपापचयी क्रियाएं और भ्रूण का परिवर्धन हो सके। अंतररोपण के तुरंत बाद अंतर कोशिका समूह भ्रूण की कोशिकाओं का एक बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा का निर्माण करता है। आप जानते हैं बाह्य त्वचा कौन हो गई साहब? एक्टोडर्म। और अंतः त्वचा कौन सी हो गई साहब? एंडोडर्म। ये दोनों क्या होती हैं साहब? विभेदित होती है या निर्माण होती है कुछ समय बाद या बाद में। इन दोनों के बीच में मीजोडर्म, जो कि तीसरी लेयर है, विकसित होती है। और ये तीनों लेयर, मैं बोलूं सर, ये तीनों परत भ्रूण के अंगों का निर्माण करती। जो अंतर कोशिकाएं समूह हैं, इनमें से कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। ठीक है सर, जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं। और स्टेम सेल्स की जो क्षमता है
इसके पास सभी अंगों और ऊतकों को बनाने की क्षमता होती है सर। चलिए अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंगों का निर्माण। तो सगर्भता के समय अंगों का निर्माण, जब सगर्भता 1 महीने की होती है, तो यहाँ पे भ्रूण के हृदय का निर्माण होता है। और पहला संकेत इसी से मिलता है साहब, हृदय का जब निर्माण होता है, धड़कनों को ध्यानपूर्वक जब सुना जाता है स्टेथोस्कोप से। अगर मैं बात करूं दूसरे माह के अंत तक की, अगर मैं बात करूं, भ्रूण के पाद और उंगलियां यानी कि हाथ पैर की बात हो रही है यहाँ पे, क्या हो जाती है साहब, निर्माण हो जाती है या विकसित होती है 12वें सप्ताह या पहली तिमाही। पहली तिमाही बोले तो पहले 3 मंथ के अंत तक सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। मैं बात करूं 5वें माह के दौरान, पहली गतिशीलता, और सिर पर बालों का उगाना सामान्यतः देखा जाता है। 24वें सप्ताह के अंत तक यानी कि दूसरी तिमाही, पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। आंखों की पलकें अलग हो जाती हैं। अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियां बन जाती हैं। गर्भावस्था 9 माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और फिर सबके लिए तैयार होता है।